Welcome back on your own channel, that is Follow Your Passion, and let's continue with our first chapter, एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी रिच पीपल, जो अमीर लोग थे पहले के. अगर इसके बाद हम बात करें तो जो ऑन स्टेट जो स्पोकन होते थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, जो कनेक्टेड होते थे शादियों के द्वारा एक दूसरे से, न्यूमेरिकली अगर देखें तो दैट वाज द स्मॉल ग्रुप. छोटे ग्रुप के लोग होते थे, छोटे ग्रुप्स में होते थे, क्वांटिटी लेस होती थी इनकी. न्यू मिडिल क्लास सामने आती है. अब न्यू मिडिल क्लास कैसे सामने आती है? जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू होती है, तो हमारा कमर्शियल क्लास हमारे सामने आती है, कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे सामने क्या आती है? मिडिल क्लास उभर कर आती है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जितने भी एजुकेटेड लोग थे, जो लिबरलाइजेशन चाहते थे, लिबरल थे, उनको बोला गया था लिबरल मिडिल क्लास, जो कि फ्रीडम चाहते थे, जो मोनार्की सिस्टम को खत्म करना चाहते थे. इन्होंने ही डिमांड रखी थी नेशनल यूनिटी की, और यही अपोज करते थे प्रिविलेजेस को. जो एरिस्टोक्रेसी जो अमीर लोगों को, रिच पीपल को जो उस टाइम पे प्रिविलेज मिल रहे थे, उसकी अपोजिशन इन्होंने की थी. इन्होंने ही मिडिल क्लास ने उनको क्या किया था? अपोज करना स्टार्ट किया था. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म वर्ड जो है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, दैट मीन्स फ्री. इसका मतलब क्या है? प्रॉपर फ्रीडम, पूरी तरह से आजादी. अब ये तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट स्पेयर्स में आजादी चाहते थे, लिबरल करना चाहते थे. तो ये पॉलिटिकल स्पेयर चाहते थे कि इक्वालिटी हो बिफोर द लॉ. सिर्फ कहने के लिए नहीं, यूनिवर्सल सफरेज नहीं, सिर्फ राइट टू वोट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर फ्रीडम चाहिए पॉलिटिकल स्पेयर में. और इकोनॉमिक स्पेयर्स में क्या चाहते थे कि जो मार्केट है वो फ्री हो, रिस्ट्रिक्शन फ्री हो, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट जो है उन पे से रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाए, करेंसी जो बैरियर है, कस्टम बैरियर्स हैं, उनको अबॉलिश कर दिया जाए, और यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी की इन्होंने डिमांड रखी थी. इन्होंने इंडिविजुअल इक्वालिटी की डिमांड रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट की डिमांड रखी थी. तो ये कुछ डिमांड्स थी जो लिबरल लोग चाहते थे. जिसके बाद क्या होगा? हम मोनार्की को खत्म करके किसकी तरफ जाएंगे? रिपब्लिक की तरफ जाएंगे, एक नेशन स्टेट बना पाएंगे. तो ये सारे आइडियाज लिबरल क्लास यानी हमारी मिडिल क्लास सामने लेकर आती है. उसके बाद हम बात करते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1815. आप सबने सुना होगा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में. तो यहाँ से नए कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है 1815, तो इसमें कंजर्वेटिव सामने आते. कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? वो सोसाइटी जो चेंजेस में बिलीव नहीं करती, जो नहीं चाहती कि कोई भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आए. तो जो मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स आ रहे थे, नए नए सिद्धांत सामने आ रहे थे, जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे थे. एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, मॉडर्न आर्मी की हम बात करते हैं, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं. तो 1815 में क्या होता है? नेपोलियन जो है वो डिफीट हो जाते हैं. यूरोपियन पावर्स जो हैं वो कहाँ पर? एक वियना में एक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है 1815 में. वियना जो कांग्रेस है उसको होस्ट कौन कर रहा था उस टाइम पे? ऑस्ट्रेलियन चांसलर कौन थे? ड्यूके मैचनिच, जो कि उनको क्या कर रहे थे? होस्ट कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की. अगर बात करें तो बर्बन जो डायनेस्टी थी वो रिस्टोर करने की बात की गई. अब जो ये मीटिंग थी, जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसमें क्या क्या रखा गया? जो कंजर्वेटिव्स हैं वो किस तरह से ऑटोक्रेसी चाहते हैं, हम किस तरह से सेंसरशिप के अगेंस्ट हैं, उन लॉज को जो है वो स्टॉप करना चाहते हैं, इम्पोज कर रहे हैं, वो जो हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं. तो कैसे फ्रांस जो है वो लॉस्ट करेगा अपनी टेरिटरीज जो एनेक्सेड थी, जो नेपोलियन के अंडर थी, उसको किस तरह से रिकवर करेगा, रिस्टोर करेगा. इन सब मुद्दों पे, इन सब एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन किया गया था वियना कॉन्फ्रेंस में 1815 में. दैट वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे. अब 1815 के ड्यूरिंग क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ रिप्रेशन. ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी बननी स्टार्ट हो जाती है. जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, वो डिफरेंट क्या करते हैं? सोसाइटीज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. वो कमिट करते हैं, क्या कमिट करते हैं? कि हम अपोज करेंगे मोनार्की सिस्टम को और एस्टेब्लिश करेंगे. आफ्टर वियना कांग्रेस क्या करते हैं? वो कमिटमेंट करते हैं कि हम किसके खिलाफ जाएंगे? जो मोनार्कीज हैं, जो राजाओं का रूल है, उसके हम खिलाफ जाएंगे. जिसमें मैकनी का रूल आप देख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल था. ये उनका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा, वो कहाँ से थे, किस तरह से एग्जाइल ऑफ उनको जेल में डाल दिया गया था रिवोल्यूशन के बाद. तो इन्होंने क्या किया था? इनका मेन जो अगर हम रोल देखें
तो रिवॉल्यूशन में क्या रोल होता है, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज क्रिएट की थी जो कि यंग इटली थी और यंग यूरोप इन्होंने बनाई थी, और ये बिलीव करते थे कि गॉड क्या है, इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की बात करते थे। ये क्या कहते थे कि भगवान क्या है, इंटेंडेड है नेशंस में, और नेचुरल यूनिट हमारी क्या है, दैट इज मैनकाइंड। तो उसके बाद अगर हम बात करें एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, बहुत सा एक एज आती है रिवॉल्यूशंस की जो हमारी कब कही जाती है, 1830 से 1848 में। ये टाइमलाइन यू कैन सी हियर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में, नेपोलियन टुक ओवर करता है 1804 में, उसके बाद कंजर्वेटिव्स टुक ओवर करते हैं 1815 में जो ट्रीटी होती है, उसके बाद कंजर्वेटिव्स इरा आ जाता है 1815 से 1830 के बीच में, फिर रिवॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारी क्रांतियां होती हैं 30 to 48। अब हम इसके बारे में बात करेंगे 30 to 48 में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, किस तरह से लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट जो होते हैं, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास से जो रिलेटेड होते हैं, उसमें सब प्रोफेशंस, टीचर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे फर्स्ट अपहीलिंग से स्टार्ट करेंगे 1830 से, और सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे क्या हुआ था। आप वीडियोस को पॉज करते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना साथ साथ, जो रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।